एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ था। अब इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगला हम लोग को देखना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट इज ओरिजिनेटेड या ऐसे कहिए, इट ओरिजिनेट्स from the transport vesicles of the ER। एक चीज समझिए, यहां सेल में लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम करता है। बहुत अच्छा। स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? रफ ER। ये तो पता ही है, कल ही क्लास में हुआ है। और आप बताइए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? यही और यही ना पाए जाते हैं। इन्हें बना कौन रहा है? सेल में सिंथेसिस कौन कर रहा है? ER। सो इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है कि सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेनस पार्ट्स बन रहे हैं, जितने भी मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उन सब का ओरिजिनेशन यहीं से होगा। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन बनाकर, वेसिकल बनाकर भेज रहा है, और आप देखे होंगे लिखे हैं कि प्रोटीन को, नेसेंट प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को तैयार करने के बाद उसको फोल्ड आउट करके उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजता है? वो गोल्जी में। ठीक है। तो गोल्जी में जाएगा, फिर वेसिकल वापस थोड़े आ जाएगा, उसी में समा जाएगा। ठीक है। इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो लगातार उसके वेसिकल्स, मतलब ER के जो वेसिकल्स मिल रहे हैं, उनका होगा क्या? That will form the network of the cisternae of the Golgi. Now again there is a term cisternae is coming, right? तो cisternae क्या था? Fine tube-like structures that were present in the endoplasmic reticulum. तो वही है, एक तरह से समझिए, छोटा छोटा पिंच ऑफ होके छोटे छोटे हिस्से में टूटकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कई दूसरे जगह पे एक्युमुलेट हो रहे हैं। तो उस एक्युमुलेशन साइट को हम लोग क्या कर रहे हैं? गोल्जी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि चूंकि ये क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पार्ट को देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, इसलिए कहीं पे भी मेम्ब्रेन होगा, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल गोल्जी, इन सब को सप्लाई कौन करने वाला है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। अब यहाँ आइए, क्या ये कहना गलत हो जाएगा? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ऑफ ER एज बिलीव टू बी, जैसा कि माना जाता है, जैसा कि विश्वास किया जाता है। दिस इज द रीजन। समझ गए क्यों कहा जा रहा है कि ये गोल्जी जो है ER से ओरिजिनेट करेंगे? नाउ सेकेंडली, दे हैव फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी। बहुत सारे ट्यूब्स है, इसलिए प्लूरल हो गया सिस्टर्नी। ठीक है। दीज सिस्टर्नी are not interconnected as where in the ER। जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी रहते हैं,
वैसा इंटरकनेक्शन आपस में कांटेक्ट इसमें नहीं होता, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये बने होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग गोल्जी को ड्रॉ करें तो मोर और लेस इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखते हैं, लाइक दिस। तो देखिए, तो देखने के बाद नहीं लग रहा है कि दो तरह का इसका सतह है, एक है अंदर की तरफ धंसा हुआ, एक है बाहर की तरफ उभड़ा हुआ, है ना। तो ये और ये कॉन्वेक्स साइड और ये कॉनकेव साइड कह सकते हैं, और आप पाइएगा क्या, जब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखिएगा तो ढेर सारे वेसिकल्स, ऐसा लगेगा जैसे कॉनकेव साइड से आके कॉन्वेक्स साइड से आके जुड़ रहे हो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वेसिकल्स आकर इसके कॉन्वेक्स साइड से आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, फ्यूजिंग वेसिकल्स वुड बी फाउंड टू बी at the surface of the convex side. Now again you will find that certain vesicles are moving away from it. Certain vesicles are moving away from it. ठीक है, यहां तक ड्रॉ कीजिए, फिर इनके बारे में बताते हैं। यहां देखिए, जिस सरफेस से, है ना, ऐसा लगेगा कि वेसिकल्स आकर जुड़ रहे हैं, वो कहलाएगा सिस सरफेस। और जिस साइड से, जिस सरफेस से ऐसा लगेगा कि वेसिकल्स यहां से निकल रहे हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांस सरफेस। ये कॉन्वेक्स साइड is actually cis surface and concave side is trans surface। ठीक है, इस तरह से गोल्जी रहता है। फिगर ए टिपिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसी को बॉडी, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, टिपिकल गोल्जी बॉडी। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए, तब तक ऊपर मिटाएं, इस तरफ का काम हो चुका। हो गया, लिख चुके। अब देखिए कैसे बने, ये तो देख लिया, अब इसके फंक्शंस पर आए। वेरियस फंक्शंस आर देयर, बहुत सारा फंक्शन है। पहला, इट इज द साइट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन का मॉडिफिकेशन यहां कैसे होगा, पहले इससे पहले ये सोच लीजिए कि नया नया बना हुआ प्रोटीन, जस्ट फॉर्म प्रोटीन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, ठीक है, राइबोसोम के मदद से, उसे पैकेज करके गोल्जी में क्यों भेजा, इसलिए क्योंकि फाइनल टच दिया जा सके। ठीक है, नहीं होता है जैसे हम कोई पेपर या कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, कुछ राइटअप तैयार करते हैं, उसके बाद किसी फाइनल अथॉरिटी के पास, है ना, उसको पास करने के लिए भेजते हैं कि हाँ आप देखिए ये सही है कि नहीं, कोई और इसमें एडिटिंग है कि नहीं, एटसेट्रा।
कोई और चेंजेस है कि नहीं, या सब सही है कि नहीं, कंटेंट में कोई बदलाव आएगा एक्सेट्रा, ऐसा होता है ना। उसी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फाइनल प्रोटीन का शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर एंड द मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू इट जो होंगे, उसका फाइनलाइजेशन कौन करेगा? गोल्जी। अब वो कैसे करता है? तो बना प्रोटीन कहां? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। वो फोल्ड कहां हुआ? फोल्ड कहां हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसे भेजा कहां गया? गोल्जी में। किसने भेजा? ईआर ने। कैसे भेजा? पैकेज करके वेसिकल्स के अंदर। वही वेसिकल्स यहां आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां आने के बाद फिर क्या होगा? इसमें जो मॉडिफिकेशन है दैट इज बाय एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन का जो एडिशन ऑफ शुगर करता है, इसके लिए एक टर्म है ग्लाइकोसाइलेशन। तो शुगर रेसिड्यूज का एडिशन इज, रेसिड्यू मतलब टुकड़े, है ना। तो शुगर रेसिड्यू का एडिशन इज डन इन द गोल्जी एंड दिस इज हाउ द प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग इसमें देंगे हियर द प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, लिखते भी चलिए, समझ ही गए तो, मॉडिफाइड बाय द गोल्जी by adding sugar residues to it called, बात नहीं करना है, glycosylation of the proteins। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फंक्शन हो गया। फंक्शन नंबर 2, बनने के बाद प्रोटीन का जब फाइनल टच हो गया, उस प्रोटीन को क्यों बनाया गया? ताकि वो जहां पर जाएगा, जहां पर इसका जरूरत है वहां भेजा जाए। तो अभी सब तरीके से टचअप लेके फाइनल फॉर्म में प्रोटीन आया कहां? गोल्जी में। अब इसे लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पे भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी? गोल्जी। जिसके पास है वही ना भेजेगा, राइट। तो देखिए, ये जो आप ट्रांस सरफेस से देख रहे हैं कि वेसिकल्स में पैकेज होके कुछ मटेरियल जा रहा है, दिस इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स फ्रॉम द गोल्जी, ठीक है। So, it acts as a secretory structure of the cells। ये सेल के सेक्रेटरी स्ट्रक्चर की तरह रहता है। कैसे? आफ्टर मॉडिफिकेशन of the proteins, after modification of the proteins, they are transported to their destination by the vesicles of the Golgi through its surface। ठीक है। तो ये एक सेक्रेटरी स्ट्रक्चर की तरह है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रैफिकिंग कर रहा है मटेरियल्स का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिस्सा था इंट्रासेलुलर सेल के अंदर के ट्रैफिकिंग का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ मटेरियल्स का एक हिस्सा है। इसीलिए हम लोग इसके फंक्शन नंबर 3 में बोलते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रैफिकिंग।
FFICKING, trafficking of materials. Number 4, it can secrete the proteins. कैसा? Glycoproteins and lipids. कैसा? Glycolipids. तो सेल से ग्लाइकोलिपिड का सिक्रेशन भी इनके मदद से हो सकता है। ऊपर का मिटा सकते हैं, फंक्शन नंबर 1 and 2। हो गया? पूरा कीजिए। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इट रिपेयर्स द एंड replaces the damaged portions of plasma membrane। तो सोचिए, ऐसा लगता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर्शन है वो अपने से तो बना ही हुआ है ना, उसके वजह से ही सेल का एग्जिस्टेंस है। पर अगर वो इन द मीन टाइम किसी तरह से डैमेज होने लगा तो रिपेयर का कोई ना कोई गुंजाइश होना चाहिए। अगर उसमें रिपेयर का कोई सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं होगा तो अर्ली डेथ ऑफ द सेल्स हो जाएगा, है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी होती है ये उन डैमेज पोर्शंस को रिपेयर करता है या किसी पार्ट को अगर रिप्लेस करता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उन हिस्सों को रिप्लेस कर सकता है। नॉट ओनली दैट, सेल में दूसरे जगह पे भी जहां पे मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन को भी रिपेयर करने की जिम्मेदारी इसी की है। नाउ सीरियल नंबर 6, इट फॉर्म्स द एक्रोसोम of the sperm cells where enzymes for dissolving the wall of ovum are present। तो वो एक्रोसोम, इसको 12th में आप लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर, उसमें आपको मिलेगा कि उस हिस्से को बनाने की जिम्मेदारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ही होती है। नंबर 7, इट्स certain parts of cisternae store the hydrolytic enzymes। Again, enzymes are proteins, ये आप जानते हैं, बताए भी हैं कई बार, है ना। कैसे बताइए तो कब बताए होंगे, देखें कितना याद है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इसके बारे में कब बताए हैं? बहुत इंपॉर्टेंटली नहीं, अब हम याद दिलाते हैं, आप लोग हथियार डाल चुके हैं, उससे भी पहले एक जगह बताए। हाँ,
होंगे, होंगे और हैं, दोनों में अंतर है ना। चलिए मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस में बताए होंगे, कहां पर, देखिए ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, उसमें टेम्परेचर का बताए थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। रेस्पिरेशन बाद में पढ़ाए हैं कि पहले, पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, तो पहले कहाँ आया है ये हम पूछे। तो वहां आपको एंजाइम्स के ऊपर टेम्परेचर का एक्शन बताए थे, और उस समय आपको बताए थे कि देखिए एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड स्पेशली दिस प्रोटीन्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर वेरिएशन। एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही फंक्शन करता है, उससे ज्यादा पे नहीं, उससे कम में नहीं। कम होगा तो क्रिस्टलाइज होने लगेगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा, ज्यादा होगा तो टूट ही जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल सी रिटर्न नहीं कर पाता। एनीवे, सो ये जान रहे हैं हम लोग कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो ये बनेंगे कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डेफिनेटली, और इनका मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा, मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी में। अब गोल्जी उन एंजाइम्स को, चूंकि ये प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स हैं, तो गोल्जी में आएगा ही आएगा। आने के बाद गोल्जी अपने सिस्टर्नी में कहीं स्टोर करके रखता है, और वही क्या होता है, दैट स्टोर्ड enzymes of the cisternae pinches of ये टूटकर आगे निकलते हैं, एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा बताइए तो, लाइसोसोम। इस तरह से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इट इज द गोल्जी दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। बट नॉट ओनली द गोल्जी, इसकी नींव किसने डाली, इसे शुरुआत किसे किया बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बोथ ईआर एंड गोल्जी कंबाइंडली फॉर्म द लाइसोसोम। लेकिन कई बार क्वेश्चन में देता है लाइसोसोम इज पिंच्ड ऑफ, लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम गोल्जी। ठीक है, याद रहेगा, नीचे मिटा दें ये, यहां तक नोट कीजिए तब तक। Number 8, in secretion of hormones from the endocrine glands, Golgi is responsible। एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि गोल्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रीशन के लिए, तो ये यहाँ भी सिक्रीशन में मदद करता है। और इसीलिए ये याद रखिएगा, जो भी सेक्रेटरी सेल्स हैं उसमें कई बार पूछता है ईआर ज्यादा होगा कि गोल्जी ज्यादा होगा, तो इट विल बी गोल्जी। नंबर 9, ड्यूरिंग सेल डिवीजन the plant cells lack centrosome, so their substitution is done by the Golgi कॉम्प्लेक्स। तो प्लांट सेल्स में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन इन द डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियाई में, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, तो उसका
जो कंपनसेशन है उसके काम को पूरा करने के लिए यह हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा एक और फंक्शन है, वो देखें, इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग, ये आप लोग को मिलेगा अभी पढ़ने के लिए, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस Golgi forms the cell plate. Golgi forms the cell plates. Sorry. Later, this becomes middle lamella. तो ये भी जान लीजिए, प्लांट सेल वॉल में मिडिल लैमिला को जन्म दे रहा है गोल्जी। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी। यहां तक नोट कीजिए, हमको हंसी आ गई। चलिए, समटाइम्स इट शुड हैपन। जो लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो बताइए तो बीच बीच में हंसना क्यों जरूरी है? हाँ, ये नहीं करें क्लास के दौरान, बट एट सम टाइम्स वन मस्ट लाफ। पता है क्यों? क्यों? कैसे? कैसे? नहीं नहीं, कैसे? लॉट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक टेक्स प्लेस। जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, आपके मसल्स उतने रिजुविनेट होंगे, उतना ज्यादा वो काम कर पाएंगे, उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर उतना कम जाना पड़ेगा, तो आपके परफॉर्मेंस बढ़ जाएंगे। तो ब्रेन को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन, वो भी एनर्जाइज हो जाएगा। दैट इज द रीजन। अब देखिए, गोल्जी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी हो गया, हम लोग किस पे चल रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगला कौन आना चाहिए? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का न्यू पढ़ चुका, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान चुके हैं। लाइसोसोम कितने मेम्ब्रेन होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और यहां नोटेड बाय एनबी, इसमें ये चीज भी नोट कर लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितना मेम्ब्रेन देखे हैं हम लोग? सिंगल मेम्ब्रेन, इन RER एंड SER दोनों में। सिंगल मेम्ब्रेन इन किसमें? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा नोटेड बाय इन प्लांट्स there is no such high level of secretion is needed। पौधों में उतने हाई लेवल का सिक्रेशन नहीं चाहिए एज नीडेड इन एनिमल सेल्स या एनिमल्स। सो देयर गोल्जी यानी प्लांट का गोल्जी आर लेसर इन लेसर इन डेवलप्ड कंडीशन कह सकते हैं।
उतने एक्सपैंडेड नहीं होते, कॉल्ड एज डिक्टायोसोम। प्लांट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम कहा जाता है। दिस इज द रीजन। ये उतने एलाबोरेट, उतने फैले हुए स्ट्रक्चर नहीं होते, उतना ज्यादा सिस्टर्नी का इसे जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? इसमें सिक्रेशन बहुत कम होता है। प्लांट्स में सिक्रेशन का स्कोप कम है, इसीलिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, द वैक्यूल lysosome vacuole and lysosome are also single membranous structures। ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां आते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन लाइसोसोम के बारे में। इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर, अब यहां आगे बढ़े इससे पहले देख लें, हाइड्रोलाइटिक मतलब होता है कैपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोलिसिस। अब ये क्या बात आ गया? हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो क्या मतलब निकला? वाटर का ब्रेकडाउन नहीं, विथ द हेल्प ऑफ वाटर, या ऐसे कहें, और यूजिंग वाटर, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा करने वाला एंजाइम हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, ये मतलब निकला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स को किन काम के लिए रखा जाता है वो देखिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर प्रोटीन, शुगर और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स ब्रेकडाउन। ये इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स रहते हैं। और खास बात क्या है? these enzymes are active in acidic pH, so the internal environment of lysosomes are acidic। आर क्यों होगा? इज हो जाएगा, इज एसिडिक। एनवायरनमेंट जो है, यानी अंदर का जो माहौल है लाइसोसोम का, वो हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहता है, यानी लो पीएच पे। तो इसका मतलब हो गया एसिडिक। तो एसिडिक माहौल में, एसिडिक कंडीशन में ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक कंडीशन। यहां तक नोट कीजिए। अब अभी थोड़ी देर पहले ही किए हैं, लाइसोसोम का ओरिजिन कहां से बनता है? गोल्गी। Lysosomes originate
from the Golgi complex. पोजीशन चेंज करके उधर जाएगी तो जाएगी, हाँ बस एकदम कॉर्नर में रहिएगा। अब देखिए, द जस्ट formed lysosome from Golgi is also called as primary lysosome. इतना इसके बारे में इंट्रोडक्शन काफी है। अब हम लोग आएंगे इसके फंक्शंस पे। तो हो ही गया, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल जो है उन्हें डाइजेस्ट कर सकता है, और इस डाइजेशन में वो हेल्प लेता है किस मीडियम का, तो एसिडिक मीडियम का। इस तरीके से कोई भी मटेरियल, कोई भी सेल अगर इससे है ना इसके टच में आता है या इसके सारे कंटेंट उस पर फ्लो कर जाते हैं तो वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फंक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्यों इसे रखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 1, in the cells and outside the cells it can hydrolyze or digest सीधा बायोमॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या निकला, सो it can do extra and intracellular digestion। ये काम हो गया इसका। इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन में it can be used by the cells as a defense against attacking agents और टॉक्सिन्स जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, it can form phagolysosome when it fuses with the endocytic vesicles। अभी एंडोसाइटिक वेसिकल्स क्या है, एंडोसाइटोसिस जानते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। आई थिंक प्रोटिस्टा पढ़ते समय उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको देखे थे क्या, एंडोसाइटो एमीबा में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जो सीडोपोडिया एक्सटेंड होता है। हमको लगता है हम बताएं, फिर भी देखिए, मान लेते हैं दिस इज एन एमीबा, और AWBC फैगोसाइट, ये तो पता होना चाहिए। WBC फैगोसाइट में कौन कौन है,
Phagocyte. Yes. Yes. Monocyte turns into tissue macrophage. टिश्यू के अंदर उसके प्रोटेक्शन के लिए ये मैक्रोफेज बनकर रहता है, यानी इनगल्फिंग सेल। तो मोरलेस इसी तरह का होता है, एमीबॉइड शेप का ही। एमीबा जिस शेप का होता है उसी तरह का। तो इस सब में ये क्या होगा? सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया होगा। अब मान लेते हैं इस सीडोपोडिया के तरफ इधर कोई बैक्टीरिया है, राइट। तो अगला कदम क्या होगा? ये अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा, इधर से सिकुड़ लेगा, इस तरफ फैलाएगा और धीरे धीरे बैक्टीरिया को घेरने लगेगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडिंग दिस बैक्टीरिया? दिस इज बैक्टीरिया। तो ये सीडोपोडिया है। एक्सटेंडिंग pseudopodia, forming an endosome. एंडो मतलब इंटरनल और सोम स्ट्रक्चर। सोमा से सोम बना, सोमा मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से एंडोसोम का मतलब निकलता है अंदर में बनना वाला कोई स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली होते कैसे हैं? आर वेसिकल लाइक। ये वेसिकल जैसा होता है, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक बाउंड्री जैसा। ठीक है, तो देख रहे हैं वही बनाने जा रहा है। अगले कदम में क्या होगा? ये एंडोसोम पूरी तरीके से फॉर्म कर चुका होगा ऐसे, और इसके अंदर ये रहा बैक्टीरिया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों एंड आके यहां चिपक गए। नाउ इट इज इंटरनलाइज्ड। ठीक है, इसे कहेंगे एंडोसोम। और एंडोसोम फॉर एमीबा and phagosome for macrophage और न्यूट्रोफिल। बात समझ गए? है वही चीज, लेकिन जरा सा इसे इज्जत देने के लिए, जरा सा इसे हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि फैगोसोम्स ये मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स जो है ये एनिमल बॉडी में पाए जा रहे हैं, स्पेशली ह्यूमन में। तो ह्यूमन बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो इसे एमीबा की तरह एंडोसोम तो नहीं बोलेंगे, इसीलिए इस एंडोसोम का नाम बदलकर यहाँ पे रख दिया जाता है फैगोसोम। ठीक है, अब हम लोग को कहां पहुंचना है? फैगोलाइसोसोम। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में, चाहे ये न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज हो या एमीबा हो, ये इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अब अगला कदम क्या होगा? इसके पास अपना लाइसोसोम होगा ना भाई, यूकेरियोटिक सेल है एमीबा, ये है ना, यूकेरियोटिक सेल है। ये भी एनिमल बॉडी में पाए जा रहे हैं, यूकेरियोटिक सेल है। तो ये यूकेरियोटिक सेल लाइसोसोम रखेगा। अब लाइसोसोम चल देगा इसके तरफ, राइट। और नतीजा क्या होगा वो देखिए। तो ऊपर मिटाएं, ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ये
In the next, इसके साथ लाइसोसोम आके मर्ज कर गया, ठीक है। वो अगले स्टेज में क्या होगा, इट इज मर्जिंग नहीं कहें, अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑफ lysosome with the membrane or of phagosome और एंडोसोम, ठीक है। अब आगे क्या होगा, न्यूक्लियस बनाना बंद कर दिया, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। अब दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगा तो ओपनिंग आ जाएगा, और यहां बैक्टीरिया था, है ना, और ये है से था हो जाएगा क्योंकि इसका कंटेंट इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो फ्यूज करने के बाद यूनिफाइड हो गया एंडोसोम एंड लाइसोसोम या फैगोसोम एंड लाइसोसोम, दिस इज कॉल्ड, दिस इज फैगो लाइसोसोम, गॉट इट। और इस फैगोलाइसोसोम के बनने का इफेक्ट क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया या डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल जो भी है, ये यहां हो गया डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई। दिस इज हाउ द फैगोलाइसोसोम या लाइसो एंडोसोम, जैसे आप कहें, फैगोलाइसोसोम बेटर टर्म है, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, इस तरीके से काम करता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल है बाहर से आया है अटैक करने के लिए, उसे डाइजेस्ट कर दिया जाता है। डाइजेशन मतलब पहले भी बताएं क्या होता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सो ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ इट। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, सीरियल नंबर कितना था, 3 या 4? 3 था, अब होगा 4। ड्यूरिंग breakdown of cells due to aging or damage beyond repair or death or under viral attack, lysosomes destroy self cells। कहता है जब सेल्स डैमेज हो रहे हो, ओल्ड हो जाए, या उस पर वायरस अटैक हो गया, तो ये ऐसे स्टेट में आ गए कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो बॉडी जो मल्टी सेलुलर है वो ऐसे सेल्स को कभी भी टॉलरेट नहीं करते जो कि
बॉडी के ऊपर लायबिलिटी बन जाए, यानी बॉडी के लिए कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है और वो वेस्टेज है ना, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसे फूड दिया जा रहा है, तो यूजफुल फूड क्या हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। इसलिए ऐसे सेल्स को हटाकर इसे रिप्लेस करना होगा नए सेल्स से। तो ऐसा करेंगे कैसे, उसको ऐसे ही तो निकाल नहीं सकते हैं, है ना, अगर निकल जाएगा तो बॉडी के दूसरे कोना में जाके जमा हो जाएगा, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ऐसे ही ब्रेक कर दिए तो फिर इसके मॉलिक्यूल्स दूसरे जगह पे जाके डेब्रिस बनकर यानी कचरा बनकर जमा हुआ रहेगा, तो इसे साफ भी करना है, हटा देना है। तो क्या करता है लाइसोसोम, ऐसी स्थिति में इनको इस तरीके से ब्रेक करता है कि ये टूट जाते हैं कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल अगर शुगर मॉलिक्यूल्स है तो शुगर का मिनिमम कंपोनेंट जो हमारे बॉडी में यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल है, वो है ग्लूकोज। तो शुगर को अल्टीमेटली तोड़ने की कोशिश करेगा ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, है ना, गैलेक्टोज में, ये सब मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, राइबोज में ये मोनोसैकेराइड यूनिट है, एटसेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब ये जो टुकड़े निकल कर आए अब ये दूसरे सेल के काम आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो इन मटेरियल्स को तोड़ता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डिग्रेडेशन करना है, प्रोटीन को तोड़ना है, तो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, किन से जुड़ के बनते हैं, तो एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, तो वैसे स्थिति में इन प्रोटीन से प्रोड्यूस करके क्या देगा, एमिनो एसिड्स। फैट्स है उसको तोड़ेगा, कल भी बताएं, इसके पहले भी एक बार देखें, फैट्स अगर डाइजेस्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अगर प्लांट सेल्स है तो पामेटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, अगर एनिमल सेल है तो स्टीयरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो जिन कंपोनेंट से जुड़कर ये बने थे ये उन्हें ही उसी में तोड़ दे। इस तरीके से क्या हो सकता है, वो मटेरियल्स यूज हो सकते हैं। बहरहाल इफेक्ट क्या होगा, वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खाली हो गया जगह। अब यहां पे सेल डिवीजन करके नए सेल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस लायक बनाता है यही। नंबर 5 प्रॉपर्टी, इट इज यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट चैनलिंग, यानी एक जगह से जमा हुआ स्टोर्ड फूड मटेरियल को दूसरे जगह स्टोर्ड फूड उनको यूजेबल मटेरियल में सप्लाई करके देना इनके मदद से होता है। नंबर 6, ड्यूरिंग अटैक बाय द ओवा ऑफ निमेटोड्स यानी हेलमेंट्स, मतलब वर्म, दे डाइजेस्ट the body of the ova. They digest the body of the ova. Number 7, during new bone formation from old osteoclast cells digest the matrix, जो सॉलिड होता है, of the bone by their lysosome। दो तरह के बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, नए बोन सेल्स बना कर देते हैं, मतलब बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नए बोन सेल्स तो वही हो गए, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नया बोन बनाता है। और एग्जिस्टिंग बोन को अगर ट्रिम करना रहा, तोड़ना रहा, डिग्रेड करना रहा, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हेल्प करेंगे। और जरा बताइए तो, एक हार्मोन का ग्रुप हम लोग पढ़े हैं जो बोन को
फॉर्म करने और डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ब्लड एंड बोन के बीच में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। एक हार्मोन पढ़े, एक पेयर ऑफ हार्मोन पढ़े, थायराइड का कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों मिलकर है ना ब्लड एंड बोन के बीच में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता था, अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो बोन में से कैल्शियम को खोल के ले आता था। तो कैसे वहां से निकालेगा, विद द हेल्प ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ये कैसे कर पाता था, बिकॉज ऑफ देयर लाइसोसोम्स। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। अब एक और चीज समझाएं, देखे होंगे एक्रोसोम के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, जिसमें क्या रहता है, ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि वॉल ऑफ द ओवम को डाइजेस्ट करेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो नंबर 8, द एंजाइम sperm lysine in the acrosome is made from the lysosome। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 9, इन आवर सिक्रीशन लाइसोजाइम, ये तो नाम सुने हैं, लाइसोजाइम इज प्रेजेंट टू ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हाल फिलहाल में इसकी चर्चा किए हैं, कब किए हैं, ये पढ़िए, in our secretion lysozyme is present to break the cell wall of bacteria। secreted by the lysosome। एटसेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस हो गए लाइसोसोम। नहीं याद आया, इधर का मिटा सकते हैं, 4 से लेकर 7। ये डायग्राम तो हो ही गया। ये ब्लॉक मिटा दे, ये हो गया। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला हिस्सा कौन हो जाएगा, वैक्यूल, है ना। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में हम लोग डिस्टिंक्शन करते समय, मतलब फर्क करते समय ये पाते हैं कि वैक्यूल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स बट नॉट इन द एनिमल सेल्स। बट ये पार्शियल ट्रूथ है। कई बार ऐसा होता है अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी बन जाते हैं, जैसे कि अभी बने थे फूड वैक्यूल बना था। तो जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो भी तो जो फैगोसोम बना रहे हैं वो क्या है, फूड वैक्यूल ही तो है। उन्हें वो जब डाइजेस्ट कर रहा है तो क्या लगता है, डाइजेशन के बाद सब छोड़ देता है, नहीं, जो यूजफुल मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है।
और जो बचा खुचा मटेरियल है वो तो पूरा नहीं किए, बचा खुचा जो मटेरियल है वो रेसिडुअल बॉडी बन जाता है, ठीक है। और उस रेसिडुअल बॉडी को घेर के रखता है जो स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम लोग सेक्रेटरी वेसिकल, ऐसे कह सकते हैं। और वो इसको बाहर निकाल देता है उस मटेरियल को। और कैसे, जैसे यहां पर देखे होंगे जो सीडोपोडिया का दोनों एंड था टच कर गया था, ये चारों तरफ से घिर गया है ना। डाइजेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद ये टचिंग पॉइंट खुल जाएगा। अब क्या हो गया, सेल तो ऐसे है और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर चला गया। इस तरीके से ये रेसिडुअल बॉडी से यानी सेल के बॉडी से बाहर चला जाता है। तो उस दौरान जो बना हुआ रहा अंदर में सेल के, एनिमल सेल के, वो क्या है, वैक्यूल्स है। तो फूड वैक्यूल, रेसिडुअल बॉडी, these are some examples of vacuoles that are found to be present in certain conditions in animal cells, ठीक है। otherwise presence of those vacuoles in the plant cell is a regular feature। exception बता दीजिए तो किसमें होगा, वैक्यूल एक्सेप्शनली एब्सेंट रहेंगे कौन से सेल्स में, एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल। जाइलम तो खैर डेड है, चलिए सही है। जाइलम के ट्रैकेड वेसल्स और फाइबर्स में नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर में भी नहीं होगा। और कोई सेल है जिसमें वैक्यूल एब्सेंट रहेगा प्लांट में, ये सब भूल गए। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में तो एवर डिवाइडिंग कंडीशन में उसके पास टाइम कहाँ है वेस्ट जमा करने का, वैक्यूल बनाने का, इसीलिए उनमें नहीं पाए जाएंगे। सो द वैक्यूल, शुरुआत करना चाहिए ओरिजिन कहां से बनता है। ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम forms from the ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी कई बार पिंच ऑफ हो जाता है और वही वैक्यूल बन के निकलता है। दे आर much well defined and formed in the plant cells। प्लांट के सेल्स में ये बहुत अच्छे से, है ना, लंबे चौड़े आकार में बने हुए होते हैं। There they are called as central vacuole। They are so large that they shift the nucleus to a corner। They cover 70 to 80% volume of plant cells। Thus, the cytoplasm in plant cells become quite less and present as a very thin layer। एनिमल सेल में ठीक इसका उल्टा है, इसमें काफी साइटोप्लाज्म होता है। प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म की कमी वैक्यूल के लिए, वैक्यूल के वजह से होता है।
और यही देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म ज्यादा नजर आएंगे, डेंस नजर आएंगे, है ना। मैच्योर सेल्स में आपको साइटोप्लाज्म फ्लूइड ही नजर आएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा, डेंसिटी कम होगा और थिन लेयर में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल। और ये वैक्यूल इतना बड़ा है और इतना जगह छेकता है, वॉल्यूम लेता है कि ये तो प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक को एक कॉर्नर में शिफ्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ द वैक्यूल इज देयर, राइट। नाउ देयर फंक्शंस, तो यहां तक नोट कीजिए।